नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव मिथिला। देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हो गया हूं मैं कमलेंद्र झा। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करें और सबसे पहले बात करें रिजर्व बैंक की, जिसने रेपो रेट में बढ़ोतरी की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को प्रमुख ब्याज दर रेपो रेट में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी की है। भारत के केंद्रीय बैंक के इस कदम से आम आदमी द्वारा लिए गए कर्ज की मासिक किस्त यानी ईएमआई भी महंगी हो जाएगी। हर किसी के मन में अब ये बात आ गई है जो आखिरकार कितनी वृद्धि होगी। रिटेल लोन रेपो रेट से लिंक्ड होने के बाद बैंक बढ़ी हुई रेपो रेट पर अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव और नॉर्मल प्रॉफिट जोड़कर लोन की ईएमआई की बढ़ोतरी करता है। देश के सभी बैंकों का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव एक तरह फिक्स नहीं होता। किसी बैंक का बिजनेस वॉल्यूम अधिक होता है तो उस पर बर्डन कम होगा। जाहिर है कि जिसका बिजनेस बर्डन कम होगा वह लोन की ईएमआई पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव कम ही निर्धारित करेगा। वहीं किसी बैंक का बिजनेस वॉल्यूम कम होगा तो उस पर बर्डन अधिक होगा। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के बैंक लोन ईएमआई पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव भी अधिक तय करते हैं, लेकिन वह भी ज़्यादा नहीं होता है। मोटे तौर पर यदि देखा जाए तो ईएमआई में 0.15% से लेकर 0.20% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। तुर्की और सीरिया में आई भयानक भूकंप से मरने वालों की संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है। उससे ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह है जो अभी तक लोग मलबे में फंसे हुए हैं। ऐसा ही एक दृश्य तब सामने आया जब एक छोटी सी बच्ची और उसके भाई को मलबे में जिंदा दबा देखकर लोग चौंक गए। बच्ची बचाव कर्मी से मांग कर रही है जो मुझे बचा लो, मैं ज़िंदगी भर आपकी नौकर बनकर रहूँगी। दरअसल ये दृश्य देखकर किसी का भी दिल पसीज जाएगा। तुर्की और सीरिया में सोमवार को आए शक्तिशाली भूकंप के बाद हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही दिख रही है। इमारतों के मलबा से शवों को निकालने का सिलसिला जारी है, लेकिन इन सब के बीच जो ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं वो झकझोर रही हैं लोगों को। मिल रही जानकारी के अनुसार 36 घंटे के बाद मलबे से इन भाई बहनों को जिंदा निकाल लिया गया है। रेस्क्यू टीम ने बच्ची और उसके भाई को बाहर निकाला और बच्ची का नाम मरियम है। जब भूकंप आया वह अपने भाई के साथ बिस्तर पर सो रही थी। मरियम के भाई का नाम इलाफ है। दोनों भाई बहन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आर्थिक संकट में फंसा पाकिस्तान अब अपने दोस्त चीन को भी बड़ा झटका देने की तैयारी में है। दरअसल पाकिस्तान ने कहा है कि वो मेगा रेलवे प्रोजेक्ट में लगने वाले पैसे को चुका नहीं पाएगा। पाकिस्तान इस संबंध में चीन के साथ बात करने वाला है कि प्रोजेक्ट की लागत को कम कर दिया जाए। पाकिस्तान पहले ही चीनी कर्ज के बोझ तले दबा है और इस प्रोजेक्ट के बाद उस पर चीन का और अधिक लोन बढ़ जाएगा। पाकिस्तान में चीन की कई बड़ी परियोजनाएं अटकती नजर आ रही हैं। अब पाकिस्तान के एक मंत्री ने कहा है कि उनका देश अपनी मेगा रेलवे प्रोजेक्ट की लागत को 40% तक कम करने के लिए चीन के साथ बात करने की योजना बना रहा है। उनका कहना है कि पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट में लगने वाले इतने अधिक चीनी लोन को नहीं चुका पाएगा, इसलिए प्रोजेक्ट की लागत को कम करने के लिए चीन से बात की जाएगी। बिहार के रास्ते भारत में घुस सकते हैं तालिबानी आतंकी। धमकी मिलने के बाद सीमांचल समेत कई इलाकों में अलर्ट घोषित किया गया है। बिहार में तालिबानी आतंकी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। एनआईए को एक धमकी भरा ईमेल मिला है जिसमें मुंबई में आतंकी हमले की बात कही गई है। तालिबानी आतंकी बिहार के रास्ते भी भारत में प्रवेश कर सकते हैं, जिसको लेकर एक अलर्ट जारी किया गया है। इसके चलते बिहार में एनआईए सीमांचल क्षेत्र में काफ़ी पैनी नज़र बनाए हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर हमेशा लोकल फॉर वोकल वाले फॉर्मेट को प्रमोट करते नजर आते हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री आज एक ऐसे जैकेट में नजर आए जो चर्चा का विषय बन गया। प्रधानमंत्री ने जो जैकेट पहना हुआ था वो जैकेट सिंगल यूज प्लास्टिक बोतल से बनाई गई है। दरअसल संसद के बजट सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक खास जैकेट पहने नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में नीले रंग की खास जैकेट पहनकर बुधवार को आए। जैकेट को प्लास्टिक की बोतल
को रिसाइकल करके तैयार किया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बेंगलोर में इंडिया एनर्जी वीक में पीएम को ये जैकेट भेंट की थी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हर साल 10 करोड़ बोतलों को रिसाइकिल करेगा, जिससे सशस्त्र बलों के लिए भी वर्दी बनाई जाएगी। बिहार में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। ये बैठक सुबह 11:30 बजे मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में आयोजित हुआ। आज हुई कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगी है। इन 18 एजेंडों में सबसे अहम एजेंडा जो बताया गया है, उसमें बताया गया है जो मिडिल और हाई स्कूल के लिए कंप्यूटर शिक्षक के 7,360 पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिजली विभाग के लिए गोपालगंज में 2 नए सब स्टेशन के लिए 123.83 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अंतर्गत संचालित 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं 46 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत पीएचडी और एमटेक डिग्री में नामांकन के लिए शिक्षकों को अनुमति और अवकाश की स्वीकृति मिली है। कैबिनेट ने ऊर्जा विभाग, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, शिक्षा विभाग समेत अन्य विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई। राज्य सरकार ने राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं को कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रति विद्यालय एक कंप्यूटर शिक्षक की दर से 7,360 उच्च माध्यमिक कंप्यूटर शिक्षक बहाल करने का निर्णय लिया है। इसके लिए इन पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा दरभंगा में जलापूर्ति योजना के अंतर्गत 35 वार्डों में पूर्ण आच्छादित करने के लिए 128 करोड़ 55 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। खगड़िया में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास निर्माण के लिए बिहार राज्य पुल निगम से पुनरीक्षित प्राक्कलन 6 करोड़ 71 लाख 72 हजार रुपये को स्वीकृति प्रदान की गई। असम के गुवाहाटी में डिविजनल प्रिवेंटिव फोर्स ने व्हेल की 11.5 किलो उल्टी जब्त की है। व्हेल मछली के उल्टी की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 27 करोड़ रुपए बताई गई है। यानी 1 किलो व्हेल की उल्टी की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। आखिरकार ये इतनी महंगी क्यों है? व्हेल की उल्टी को एम्बरग्रीस कहा जाता है। यह एक फ्रांसीसी शब्द है। एम्बरग्रीस को फ्लोटिंग गोल्ड भी कहा जाता है। एम्बरग्रीस एक ठोस और मोम जैसा पदार्थ होता है जो स्पर्म व्हेल की आंतों से निकलता है। जल जीवों के विशेषज्ञ इसे व्हेल मछली का मल बताते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि व्हेल मछली समुद्र में रहने वाले ऐसे चीज को खा लेती है जिसे वह पचा नहीं पाती, जिसके बाद वह अपने शरीर से इसे बाहर कर देती है। उनके शरीर से निकलने वाले इन पदार्थों में ही व्हेल की उल्टी भी शामिल होती है। यह स्लेटी रंग की होती है। व्हेल की उल्टी से कॉस्मेटिक क्रीम बनाई जाती है जो काफ़ी महंगे बिकते हैं। इसकी उल्टी को दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी भी इस्तेमाल करती है। इसके अलावा इत्र बनाने वाली कंपनियां भी व्हेल की उल्टी का इस्तेमाल करती है। इसकी कीमत की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में 2 किलो एम्बरग्रीस की कीमत 4 करोड़ रुपये से भी अधिक बताई जा रही है। अरब देशों में व्हेल की उल्टी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। इन देशों में इत्र बनाने वाली कई ऐसी कंपनियां हैं जो व्हेल की उल्टी के लिए मुंहमांगी कीमत तक देने को तैयार रहती है। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नवा किशोर दास की हत्या के मामले में अहम खुलासे होते जा रहे हैं। पुलिस को पता चला है कि आरोपी पिछले कई महीने से मंत्री के कत्ल की साजिश रच रहा था। वो मंत्री के घर से लेकर दफ्तर तक कई बार रेकी कर चुका था। यहाँ तक कि वारदात से 24 घंटे पहले भी उसने टारगेट वाली जगह का जायजा लिया था, क्योंकि वो कोई चूक नहीं करना चाहता था। हालांकि अभी तक हैंड नोट में लिखी कत्ल की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। सीएफएसएल ने आरोपी पुलिस वाले का हैंडराइटिंग सैंपल ले लिया है। अब पुलिस वारदात का सीन रिक्रिएट करने में जुटी है। क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी गोपाल कृष्ण दास से पूछताछ की, जिसमें उसने कहा कि वो करीब 3 महीने से मंत्री नवा किशोर दास का कत्ल करना चाह रहा था। पूछताछ में आरोपी ने कहा कि उसने नवा किशोर दास को मारने के लिए न सिर्फ पूरी तैयारी की थी, बल्कि कई बार अपनी पिस्टल कॉक करके उसके करीब भी पहुंचा था, लेकिन सही मौका नहीं मिलने की वजह से उसने अपना इरादा टाल दिया था। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि
3 माह पहले ही नवकिशोर दास को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि मंत्री दास ने झारसुगुंडा का माहौल खराब कर रखा था। उसकी दबंगई से खुद इलाके के पुलिस वाले भी घबराते थे। ऐसे में उसे लगता था कि जब तक मंत्री की जान नहीं लेगा तब तक झारसुगुंडा के लोग चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। पूर्वी चंपारण जिला के भारत नेपाल सीमा पर स्थित रक्सौल के स्टेशन रोड में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को चाकुओं से गोदने के बाद उसके सीने में गोली मार दी। जख्मी युवक का इलाज रक्सौल के एक निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। जख्मी युवक ढाका थाना क्षेत्र के सोपरनिया का रहने वाला धीरज कुमार बताया जा रहा है, जो अभी बेहोश है। बताया जा रहा है जो धीरज बस से पटना से आया था और वह स्टेशन जा रहा था। उसी दौरान स्टेशन रोड में रक्सौल जंक्शन से 100 कदम की दूरी पर अपराधियों ने उसे चाकुओं से गोदा और फिर सीने में गोली मार दी। घायल होने के बावजूद धीरज भागा और स्टेशन के सामने डिवाइडर के पास गिर गया, जहां अभी भी खून के काफ़ी धब्बे हैं। जख्मी धीरज को देख स्थानीय लोगों ने जीआरपी को इसकी सूचना दी। जीआरपी ने उसे डंकन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे एसआरपी रक्सौल रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। जीआरपी इंस्पेक्टर ऋतुराज कश्यप ने बताया कि प्रथम दृष्टया प्राप्त जानकारी के अनुसार धीरज पटना से बस से रक्सौल आया है और एक व्यक्ति से मुलाकात कर वह स्टेशन की तरफ जा रहा था। इसी दौरान ये घटना हुई है। हाँ, उसका थोड़ा इंजरी है उसको, ये अभी देखा जा रहा है, अभी मिला जाएगा उससे। जैसे सामान है खतरे से बाहर। जनसुराज यात्रा पर चल रहे प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। प्रशांत किशोर बोले जो लालू जी सिंगापुर में इलाज करवा रहे हैं और जनता को सरकारी अस्पताल भी नसीब नहीं है। प्रशांत किशोर ने बरहिया प्रखंड के एक आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम यहाँ आपको समझाने आए हैं कि आप हमारे साथ खड़े होने से पहले अपने बच्चों के साथ खड़े होइए। संकल्प लीजिए जो जाति धर्म 5 किलो अनाज नाली गली पर वोट नहीं करेंगे। वोट उसको देंगे जो हम लोगों के बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था करे। वोट उसको देंगे जो हमारे बच्चों को रोज़गार दे, ताकि बिहार के किसी भी आदमी को बाहर जाकर मजदूरी ना करनी पड़े। प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा जो मोदी जी को अपने पद की और लालू जी को अपने लड़के की चिंता है, लेकिन आपको अपने बच्चों की चिंता तो है ही नहीं। बोइएगा बबूल और आम खाइएगा। जितना आदमी हमने के मोदी जी के वोट दिले बानी जा, आपको कैमरे पर खुला चुनौती देकर जा रहे हैं। मोदी जी ने विकास किया कि नहीं किया छोड़ दीजिए, बिहार का भलाई हुआ कि नहीं उसको भी छोड़ दीजिए। 9 बरस से मोदी जी प्रधानमंत्री बाड़न। अगर 9 बरस में मोदी जी ने एक बैठक किया हो बिहार के विकास के लिए तो सब ज्ञानीय बा, खोज के हमको दिखा दीजिए। जनसुराज यात्रा पर निकले हुए हैं और इस जनसुराज यात्रा में वो एक अवसर खोज रहे हैं जिसमें कि एक पार्टी का गठन किया जा सके और सही समय और सही अवसर मिलते ही बिहार में एक नई पार्टी जल्द ही खड़ी हो सकती है। जनसुराज कोई राजनीतिक दल बनाकर चुनाव लड़ने का अभियान नहीं है। ये एक सामाजिक प्रयास है जिसके जरिए एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाया जाए। ये सामाजिक आंदोलन भी नहीं है, इसका विशुद्ध राजनीतिक गोल है। दल बनेगा लेकिन दल कोई व्यक्ति प्रशांत किशोर नहीं बनाएंगे। दल इसको बिहार के वो सारे लोग मिलकर बनाएंगे जो चाहते हैं कि एक नया दल बने, जिनको ऐसा लगता है कि एक दल की जरूरत बिहार में है। ये दोनों में फर्क क्या है ये समझिए। अगर कोई दल पहले से बन जाएगा तो उस दल का पहले कोई नेता होगा या दल को बनाने वाला होगा। जो आदमी भी बाद में जुड़ेगा, जो महिलाएं बाद में जुड़ेंगी, वो तो उस व्यक्ति, उस परिवार या उस समूह के पीछे ही चलेगा। लाइव मिथिला के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर देश दुनिया की अन्य खबरों के साथ आपके सामने होंगे। तब तक आप देखते रहिए लाइव मिथिला। नमस्कार।